हेलो दोस्तों। तो आज हम सीखने वाले हैं न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस टू साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो सबसे पहले इसका इम्पोर्टेंस क्या है, कई को अपन सीख रहे हैं। तो अपने को पता है कि अपन 10th में 11 12th में उससे पहले भी अगर अपने को इक्वेशन के अननोन्स फाइंड करने का रहते हैं, अपने को दो इक्वेशन दे उसके अंदर एक्स और वाई है, तो इसको अपन कैसा फाइंड करते थे पहले तो एडिशन करते थे या फिर सब्ट्रैक्ट करके मल्टीप्लाई करके कुछ तो भी करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करते थे, है ही नहीं। लेकिन अगर इमेजिन करो वैसे है ना 100 इक्वेशन है और मेरे पास 100 वेरिएबल्स अननोन्स है, तो उसको भी ऐसा करने का क्या, अगर ऐसा करे तो बहुत कॉम्प्लेक्स होता, बहुत है ना कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकते हैं और बहुत लेंदी होता। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए न्यूमेरिकल सोल्यूशन आया है। इन्हें है ना आप लोगों को एक मैट्रिक्स फॉर्म में आप लोगों को है ना इटरेशन के थ्रू है ना आप लोगों को एक्यूरेट वैल्यू फाइंड करने में आप लोगों को मदद करता। तो इसके अंदर दो टाइप्स है, एक तो डायरेक्ट मेथड है और एक इटरेटिव या फिर इनडायरेक्ट मेथड है। तो सबसे पहले डायरेक्ट मेथड के अंदर गॉस एलिमिनेशन मेथड है और गॉस जॉर्डन एंड येलो डिकम्पोजिशन, इसको फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं। लेकिन इटरेटिव मेथड में इसके अंदर गॉस जोकोबी एंड गॉस सीडल मेथड है। तो ये इसका बेसिक था। तो इस सब मेथड को सीखने के लिए आप लोग को बहुत सारे बेसिक्स कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो सबसे पहले मैट्रिक्स के रिलेटेड कंसेप्ट यानी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, फिर इक्वेशन से अपन मैट्रिक्स कैसा बना सकते हैं, फिर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या रहता, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसा करने का, रो ट्रांसफॉर्मेशन कैसा करने का। तो ये सब बेसिक्स है ना इस मेथड को सीखने के लिए ज़रूरी है। तो मैं समझता कि तुम्हारा बेसिक नहीं आता, फिर भी मैं तुम्हारा ये सिखाता बेसिक्स। तो ठीक है, अपन बेसिक्स सीखेंगे। सबसे पहला अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ सबसे पहले बेसिक्स में अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोले तो क्या, ये जो बीच में जो एलिमेंट्स रहते बोले तो डायगोनल, उसको डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं उसको, है ना। डायगोनल एलिमेंट के अगर ऊपर साइड में है ना अगर एलिमेंट्स रहे और नीचे वाले सब जीरो रहे तो उसको अपर ट्रायंगुलर बोलते हैं। लोअर ट्रायंगुलर डायगोनल के नीचे एलिमेंट रहना ऊपर जीरो रहना, डायगोनल के नीचे एलिमेंट रहना ऊपर जीरो रहना, इसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स बोले तो क्या, एलिमेंट्स है ना सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल पोजीशन पर ही रहना, बाकी सब जीरो रहना, तो उसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। अभी इसके बाद है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स में बोले तो डायगोनल मैट्रिक्स से चाहे, लेकिन है ना जो भी डायगोनल एलिमेंट है वो सब 1 1 है, तो उसको यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। अभी लोअर यूनिट ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोले तो इधर यूनिट मैट्रिक्स भी है और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है। तो यूनिट मैट्रिक्स क्या रहता है, डायगोनल एलिमेंट 1 रहते हैं, है ना, डायगोनल एलिमेंट 1 रहते हैं। और लोअर ट्रायंगुलर का मतलब क्या, जो भी डायगोनल एलिमेंट है उसके नीचे एलिमेंट रहते हैं, ऊपर सब जीरो रहते हैं। तो ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, उसके नीचे एलिमेंट्स रहना कौन से भी, लेकिन डायगोनल एलिमेंट के ऊपर सब जीरो रहना, तो ये अपना लोअर यूनिट ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनता। तो सब ये बेसिक थे, ये टाइप्स हैं मैट्रिक्स के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस सब मेथड्स को सीखने के लिए। तो अपन आगे बढ़ते हैं। अभी आपके पास इक्वेशंस है, उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने का है, तो कैसा करने का। अभी एग्जाम्पल, लेट सपोज देयर आर 3 इक्वेशंस एंड गिवन बाय दिस मच एंड दिस मच एंड दिस मच, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। how we can convert it? So there is a rule ax is equal to b. A means कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, जो भी है ना एक्स वाई जेड के सामने जो वैल्यू है प्लस रहने दे या माइनस रहने दे, वो वैल्यू को अपन कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो जो ए मैट्रिक्स है वो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है। अभी एक्स के आगे क्या है 1 है, वाई के आगे -1 है तो इधर -1, फिर जेड के आगे 2 है तो 2। तो ऐसा पूरा मैट्रिक्स लिखने का। फिर जो एक्स है वो है ना अननोन्स का मैट्रिक्स है। इसके अंदर नंबर ऑफ़ अननोन्स कितने हैं, 3 है, तो ये 3 रो का मैट्रिक्स बन जाएगा, है ना, एक्स वाई जेड। और ये जो बी है वो कांस्टेंट मैट्रिक्स है, बोले तो इज इक्वल टू के राइट साइड में जो वैल्यू है उसको इधर लिखने का, उसको बी मैट्रिक्स कांस्टेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। तो जो भी आप लोग को बेसिक क्रस्ट क्या निकला, जो भी इक्वेशन थे उसको ए एक्स इज इक्वल टू बी लिखने का। ए बोलो तो क्या, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बोलो, जो भी कोएफिशिएंट है उसको कोएफिशिएंट ऐसा लिखने का, 1 -1 2 1 -1 2 ऐसा, 1 2 3 1 2 3 3 -4 -5 ऐसा लिखने का। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स 2 5 -13 लिखने का। और जो भी अननोन्स है उसको एक्स वाई जेड फिर इज इक्वल टू का सिंबल आना बीच में। तो ठीक है, ये क्या था, मैट्रिक्स कन्वर्जन था। अभी और एक कंसेप्ट आया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो इसके अंदर है ना अपन है ना 2 मैट्रिक्स को ज्वाइन कराते हैं। यहाँ एग्जांपल है ऑगमेंटेड ऑफ ए
बी ए बी का अपन ऑगमेंट कर रहे हैं। बोले तो क्या जो ए मैट्रिक्स था और जो बी मैट्रिक्स था दोनों को मिलाकर अपन मैट्रिक्स तैयार कर रहे हैं। अभी देखो ये ए मैट्रिक्स एज इट इज जैसा था और ये बी एज इट इज जैसा था, बस है ना इधर डॉट 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 देने का, बस इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं। हुआ इतना ही कंसेप्ट था इसका। फिर इसके बाद जो रिक्वायर है कंसेप्ट वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अपन बोले तो क्या, दो मैट्रिक्स है दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, कैसा करने का। अभी देखो इसके अंदर सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, उसके अंदर है ना स्टेप अलग रूल चलता। तो ये एक मैट्रिक्स है, इसके अंदर में 3 ही एलिमेंट दिख रहा है, इसके अंदर भी ये मैट्रिक्स है, इसके अंदर इतने सारे एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर रूल क्या है, ऐसा जा को ऐसा जाने का। ऐसा बोले तो क्या ए इंटू बी, ए इंटू बी, फिर बाद में प्लस देने का ई इंटू सी, है ना, दिख रहा ना। फिर उसके बाद एफ इंटू डी, हाँ ये A11 की पोजीशन पर आया, बोले तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की पोजीशन पर आया। फिर बाद में सेकंड, फिर ये इसके साथ करने का A इंटू 1 A प्लस E इंटू 1 E प्लस F इंटू 0 0, तो इधर लिखने का A12 की पोजीशन पर। और उसके बाद है ना इधर जाने का, अभी एक A इंटू 0 0 प्लस E इंटू 1 1, है ना, E इंटू 1 E एंड F इंटू 0 0, तो ऐसा लिखने का, ऐसा पूरा करते जाने का, इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। तो ये कंसेप्ट था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए तो मैट्रिक्स के ऊपर अपन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन इस जो भी सारे मेथड्स है इसको समझने के लिए सिर्फ आप लोग को रो ट्रांसफॉर्मेशन ही समझना काफ़ी है। तो वो कैसा करने का, अभी ये तुम्हारा मैट्रिक्स दिया जो है इसको है ना सवाल क्या रहेगा, प्रॉब्लम क्या रहेगा कि इसको कन्वर्ट करो अपर ट्रायंगुलर में या फिर लोअर ट्रायंगुलर में या फिर डायगोनल मैट्रिक्स में। तो ये सवाल रहेगा। तो कैसा करने का, अपन रो ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से अपन इसको कन्वर्ट करने का। कैसा, अभी क्या ये मैट्रिक्स है, इसको कन्वर्ट करने बोले तो आप लोग को लोअर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर में, है ना। अपर ट्रायंगुलर बोले तो क्या, जो भी डायगोनल एलिमेंट है उसके ऊपर एलिमेंट्स ना, बाकी के नीचे वाले जीरो रहना, है ना। तो फिर देखिए तो यहाँ नीचे ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, है ना, इसके ऊपर एलिमेंट्स है, नीचे है ना ज़ीरो नहीं है, सब इधर एक ज़ीरो नहीं है ना, तो इसको ज़ीरो करने का है ना। तो कैसा करने का, जो भी डायगोनल एलिमेंट्स है उसका यूज़ करके जो उसके नीचे वाले एलिमेंट को ज़ीरो करने का। अभी अगर सपोज इधर ए रहता था, इधर बी रहता था और इधर -1 है एज इट इज़, हाँ, तो इसको सबको ए को ज़ीरो करने का, बी को ज़ीरो करने का, -1 को भी ज़ीरो करने का है। तो सबसे पहले है ना अपन जो भी इसके जो भी वो एलिमेंट्स है वो कौन से कॉलम में देखने का, कौन से डायगोनल एलिमेंट के अंदर आ रहे हैं, तो ये एलिमेंट आ रहे हैं। तो ये एलिमेंट कौन से रो में है, तो फर्स्ट रो में है, तो R1 रो में है या R2 में है या R3 में, है ना। तो जो डायगोनल एलिमेंट है वो फर्स्ट रो में है, तो फर्स्ट रो का यूज़ करके अपन सेकंड रो और थर्ड रो के ए और बी को ज़ीरो करने का। तो इसके वास्ते इक्वेशन बनाना पड़ता है वो करने का। तो सपोज इधर 0 0 था, इधर -1 था, है ना, तो इसको भी ज़ीरो बनाने का। तो कैसा बनाने का, उसके ऊपर डायगोनल एलिमेंट क्या है 3 है, वो कौन किसको बिलोंग कर रहा, R2 को बिलोंग कर रहा। अपन चेंजेस किसके अंदर करने वाले, R3 के अंदर चेंजेस करने वाले हैं। तो आप लोग को ऐसी इक्वेशन बनाना पड़ता कि आफ्टर परफॉर्मिंग ऑपरेशन ये वैल्यू 0 होना। तो फिर कैसा करने का, हम सोचे तो R3 के अंदर चेंजेस करो, R3 को है ना 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो और उसके अंदर R2 की वैल्यू जोड़ो, तो ये इक्वेशन बनी। तो फिर ये बोलेंगे कैसा इक्वेशन बनी, बोले तो ये एलिमेंट 0 कैसा हो रहा, तो R3 के जितने भी एलिमेंट हैं और R2 के जितने एलिमेंट है उधर अंदर डालने का। अभी देखो सपोज R3 का एलिमेंट फर्स्ट 0 है ना, तो 0 डालें, और R2 का वो एलिमेंट ऊपर वाला तो 0 है, तो 0 0 0। लेकिन R3 का एलिमेंट -1 है, -1, R2 का एलिमेंट 3 है, तो उसका भी 3 -1 -3 + 3 = 0। उसके बाद 4 है, तो 4 3 12 + 1 करने का 13। तो इसको अपन ऐसा करके है ना, इसको अपन कन्वर्ट करें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। ठीक है, ये इतना सारा कंसेप्ट था समझने के लिए। बेसिक क्या क्या समझे अभी तक, अपन टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स समझे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को बोलते हैं, और मैट्रिक्स कन्वर्जन सीखे कैसा करने का, मैट्रिक्स को कन्वर्ट करने का, इक्वेशन को मैट्रिक्स के अंदर कैसा कन्वर्ट करने का, फिर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सीखे, फिर उसके बाद मैट्रिक्स पर अपन ऑपरेशन परफॉर्म करने का सीखे। तो इसके बाद अपन एक्चुअल डायरेक्ट मेथड पर जंप करते हुए, तो सबसे पहला है गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो इसके अंदर है ना अपन जो भी इक्वेशंस थे उसको है ना Ax = b के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं,
फिर उसके बाद ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं, फिर उसके बाद जो मैट्रिक्स बनता है उसको है ना अपन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको अच्छे से समझने के लिए अपन एग्जांपल देखेंगे। ये एग्जांपल है, समझो x इज इक्वल टू दिस मच एंड दिस मच। तो सबसे पहले इसको ax इज इक्वल टू b के फॉर्म में लिखने का, a कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, b कांस्टेंट मैट्रिक्स, इसको लिखे। तो इसके बाद है ना ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाने का a और b का। तो इसको जैसा एज इट इज, इसको जैसा बीच में डॉट 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 दिया। तो फिर है ना इसको अपन अपर ट्रायंगुलर बनाने का है ना। अपर ट्रायंगुलर बोल तो क्या, ऊपर एलिमेंट डायगोनल के, लेकिन नीचे है ना सब जीरो, एक 1 को 0, 3 को 0 एंड -4 को 0 आना है ना। तो कैसा करने का, अपन ऑपरेशन रो ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन वो परफॉर्म करो करने का। तो सबसे पहले 1 और 3 को अपन 0 करने का। तो कैसा करने का, तो अपन R2 के अंदर चेंजेस करेंगे। R2 के अंदर क्या करने का, R2 माइनस R1, मैं जो लिख रहा देखो समझता क्या, देखो R3 के अंदर चेंजेस करेंगे, R3 माइनस 3R1, बस इतना ही है। अभी इसका यूज़ करके अब उन नीचे वाले एलिमेंट को 0 कर रहे हैं। तो कैसा करने का, R3 को कैसा 0 करने, रो 3 के अंदर ये एलिमेंट 0 कैसा करने का, तो R3 3 इसको R1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, फिर उसको दोनों का माइनस करें तो 0 आता है। फिर इसको कैसे 0 करने का, ये R2 है या R1 है, तो दोनों की माइनस करें तो भी 0 आता। तो ये फिर उसके बाद देखो मैं इक्वेशन बनाया। फिर उसके बाद है ना अपन ऑपरेशन परफॉर्म करने का। लेकिन है ना ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं बहुत सारे मिस्टेक्स हो सकते हैं, तो अपन कैलकुलेटर का यूज़ करके अपन करने का। कैसा करने का, अभी मैं देखो जैसा वैसा वो जो पहले थी इक्वेशन जिसके अंदर अपन चेंजेस नहीं कर रहे हैं उसको एज इट इज़ लिखने का। 1 -1 2 3 है ना, ये इक्वेशन थी। तो फिर उसके बाद R2 के अंदर अपन चेंजेस कर रहे हैं, तो फिर इसको अपन कैलकुलेटर का यूज़ करके अपन करने का। सबसे पहले R2, ये जो इक्वेशन दिख रहा है ना R2 माइनस R1, तो इसको ना x माइनस वाई के फॉर्म में लिखने का। x कैसे लिखते हैं, अभी इधर अल्फ़ा का ऑप्शन है, अल्फ़ा, और यहाँ नीचे है ना राइट ब्रैकेट है x, तो उसके ऊपर x लिखे सो है बस, माइनस अल्फ़ा इंटू यहाँ ब्रैकेट x के बाजू की y है तो y, बस इतना ही लिखे। फिर इसके बाद है ना अपन कैलकुलेटर पर जब दबाएंगे ना, कैलकुलेट 2 मिनट, कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मैं हर एक बार देखने का x माइनस वाई। तो जैसे अपन कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे ना, तो अभी पूछता है कि x की वैल्यू क्या है। x बोले तो क्या, R2, अपन R2 का देख रहे हैं ना, पहले R2 की है, तो x की वैल्यू क्या है, या नीचे देखो अंदर 1 है, तो x के अंदर 1 डालने का। y की वैल्यू क्या है, करस्पॉन्डिंग R1 है तो 1 है, तो डायरेक्ट इधर 0 लिखने का, समझ रहा। फिर उसके बाद कैलकुलेट पर और क्लिक करने का, कैल्क पर x की वैल्यू पूछता 2 है ना। फिर x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू कितने हैं, -1, तो इसका आंसर आता है 3। तो समझ रहा, आपको बेसिक आइडिया क्लियर है कि क्या अपन कैलसी का यूज़ कैसा करते हैं। तो मैं इतना फर्स्ट एक ही चीज़ दिख लूँगा, बाद में से मैं सब ना डायरेक्ट कैलकुलेट करने वाला, तुम ना बोलूँगा तुम करना, देखो अच्छे संभाल लेना। कैलकुलेट करिए क्या, 3,2, इसका आंसर है 1 5 और 3 है ना, 5 - 3 दैट इज 2। तो अपन ऐसा सब परफॉर्म करने का है ना। अभी ये R2 का हुआ है ना, अभी R3 के अंदर चेंजेस करें ना, तो R3 के बाद सर अलग इक्वेशन लिखना पड़ता। वो इक्वेशन कैसा लिखने का, इधर R3 को अपन x पकड़ने का, R1 को अपन y पकड़ने का, तो x माइनस 3y, समझ रहे हो। तो इतना ही चाहे इक्वेशन लिखा, कैलकुलेटर दबाने का, जो भी x और y की वैल्यू डालने का। तो मैं इसके अंदर फास्ट करने वाला, ठीक है। डायरेक्ट मैं आंसर काटने के बाद ही बोलता हूँ, ठीक है। तो मैं पूरे R3 की रो भी लिखा कैलकुलेटर का यूज़ करके, तो ठीक है। ये दो ज़ीरो बने है ना। तो फिर अभी बचा क्या, -4 है ना, -4 चेंज होकर -1 हुआ। तो अभी आप लोगों को अपर ट्रायंगुलर बोल, तो इसको भी 0 करने का है। ये R3 को बिलोंग कर रहा, तो उसके अंदर R3 के अंदर चेंजेस करना पड़ता। क्या चेंजेस करना पड़ता, R3 को अपन अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करके है ना एडिशन करेंगे R2 के साथ, तो ये वैल्यू 0 होती है। तो वो इक्वेशन में लिखा। फिर लिखने के बाद अपन ऑपरेशन परफॉर्म करने का। कैसा करने का परफॉर्म, जिसके अंदर चेंजेस नहीं कर रहे हैं उसको डायरेक्ट एज इट इज़ लिखने का, 3 0 3 1 2। फिर इसके अंदर चेंजेस कर रहे हैं उसको कैलकुलेटर का यूज़ करने का, आसान पड़ता, फास्ट होते, कुछ एरर नहीं आते समझ में, कुछ माइन्यूट मिस्टेक्स नहीं होते हैं। तो डायरेक्ट 3x माइनस प्लस वाई, 3x प्लस वाई। तो कैलकुलेटर पर क्लिक करेंगे तो x की वैल्यू पूछता है, x की वैल्यू क्या है 0, y की वैल्यू भी 0, तो आंसर आता 0। फिर और इज इक्वल पर दबाएँ तो -1 x की वैल्यू, y की वैल्यू 3, तो आंसर 0 आया।
फिर उसके बाद -11 1 आंसर -32 एंड 2, 2 दैट इज़ 8। ये आंसर आ गया। तो इसके बाद ये अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट हुआ कि नहीं देखो पहले। देयर इज़ अ मिस्टेक्स आई थिंक हैपेंड हेयर। 2 मिनट। तो इधर मेरी मिस्टेक भी थी कि मैं इधर सिर्फ 2 लिखा था, तो एक्चुअल में वो -22 है। तो ये ज़रा संभाल को लो। हाँ ठीक है। फिर है ना ये अपना ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हुआ, ये अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट वाला है ना। अपर ट्रायंगुलर बोल तो क्या, ये डायगोनल है, डायगोनल के नीचे सब जीरो, ऊपर एलिमेंट्स रहना, ये हुआ कन्वर्ट। अभी अपन डायरेक्ट अपन एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करने का। सबसे पहले अपन एक एलिमेंट से स्टार्ट करने का। इसको डायरेक्ट है ना जेड से मल्टीप्लाई करो, -32 जेड इज इक्वल टू -64, जेड की वैल्यू क्या आई 2। फिर उसके बाद ऊपर जाने का, इसको वाई से मल्टीप्लाई करने का 3y, फिर इसको जेड लिखने का इज इक्वल टू 2। तो जेड की वैल्यू 2 है तो 2 कैंसिल, वाई की वैल्यू 0। फिर उसके बाद ऊपर जाने का, इसको x से मल्टीप्लाई करने का, इसको y से मल्टीप्लाई करने का, ये z से मल्टीप्लाई करने लिखने का इक्वेशन। तो x की वैल्यू y की वैल्यू 0 है, z की वैल्यू 4 है 2 है, तो 2 × 2 4 होता, तो x की वैल्यू -1 आया। तो दैट्स द आंसर, है ना। अगर आंसर आने के बाद भी फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं है सही आ रहा है कि नहीं, तो उसको कैसा चेक करने का मालूम, अपना आंसर क्या लाए -1 0 और 2, है ना। तो इसको इधर डाल के देखने का, इक्वेशन में डाल के देखने का कि x की जगह -1, y की जगह 0 और z की जगह 2 डालने का। तो ये सेटिस्फाई होता क्या, ये आंसर आता क्या 3। तो देखने का x की जगह -1, y की जगह 0 और z की जगह 2, तो ये आ रहा आंसर 3। तो ये इसका मतलब ये सेटिस्फाई आंसर करेक्ट है। तो ये था गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो चलो अभी नेक्स्ट मेथड की तरफ जाते हैं। तो उसका नाम है गॉस जॉर्डन मेथड। इसके अंदर गॉस एलिमिनेशन में अपन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में अंदर कन्वर्ट कर रहे थे, लेकिन इसके अंदर अपन डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। डायगोनल मैट्रिक्स बोले तो क्या, एलिमेंट जो है डायगोनल पर ही प्रेजेंट रहेंगे, बाकी सब जीरो रहेंगे। तो ये है ना अपर और लोअर का कॉम्बिनेशन है। कैसे, अपर ट्रायंगुलर में ये जीरो रहते हैं, लोअर ट्रायंगुलर में ये जीरो रहते हैं, तो इसका आंसर ऐसा आता। तो ठीक है, इसको अपन डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। डायगोनल मैट्रिक्स ये रहता है कि नहीं, फिर अपन इसको एग्जांपल से समझेंगे। ये एग्जांपल है तो मैं डायरेक्ट लिखे लाए, इसको a = b लिखने का, फिर a की वैल्यू लिखने का, x की वैल्यू लिखने का, z की वैल्यू, इसको दोनों को ऑगमेंट करने का, है ना। ऑगमेंट करने के बाद ये मैट्रिक्स बनता है कि नहीं। फिर इसको है ना इस फॉर्म में कन्वर्ट करने का रहा, तो पहले इसको जीरो करना नीचे वाले को, फिर उसके बाद ऊपर वाले को जीरो करने का। जीरो अपन डायगोनल एलिमेंट्स का यूज़ कर वो करते हैं। तो फिर अपन R2 और R3 के अंदर चेंजेस करेंगे। तो R2 के अंदर ऐसा क्या करना कि ये एलिमेंट जीरो होना, तो कैसा करने का, R2 को अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, -3 टाइम्स R1 करेंगे तो होता। फिर R3 के अंदर चेंजेस करने का, R3 के अंदर अगर चेंजेस करें अपन 2R3 -R2, तो ये एलिमेंट ज़ीरो होता। तो फिर मैं इसको डायरेक्ट है ना स्किप करता हूँ वीडियो, डायरेक्ट पॉज करता हूँ, डायरेक्ट इसका मैट्रिक्स लिखता हूँ, आप खुद से प्रैक्टिस कर लेना। तो ठीक है, ये 2 0 0 हो गए। फिर इसके बाद है ना आप लोग को इसको ज़ीरो करने का है। ये डायगोनल एलिमेंट्स है, इसको अपन ज़ीरो करने का है। तो कैसा करने का, इसके वास्ते R3 के अंदर चेंजेस कर रहे हैं। कैसा करने का, R3 को एज इट इज रखने का, उसको 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करने का R2 के साथ, तो 1 × 7 करने का, माइनस करने का, आंसर आता। तो मैं इधर भी पॉज करता हूँ, डायरेक्ट मैट्रिक्स लिखता हूँ। तो ठीक है, ये अभी है ना अपर ट्रायंगुलर में हुआ। अभी डायगोनल में कन्वर्ट करने का बोले तो सिर्फ डायगोनल एलिमेंट रहना, बाकी के सब एलिमेंट जीरो रहना। तो ये डायगोनल एलिमेंट है, ये डायगोनल एलिमेंट है, और ये डायगोनल एलिमेंट है। इसका एलिमेंट का यूज़ कर को इसको जीरो करने का है, और इसका एलिमेंट को इसका यूज़ कर को इसको और इसको जीरो करने का है। तो सबसे पहले अपन R1 के अंदर चेंजेस करेंगे। R1 के अंदर कैसा क्या करने का कि R1 -R2। तो मैं डायरेक्ट है ना पॉज करता हूँ, डायरेक्ट मैट्रिक्स लिखता हूँ। आपको पता चला होगा कि कैलकुलेटर का यूज़ करके कैसा लिखने का है, x - y करने का, फिर कैल के ऊपर ऑप्शन दबाने का। x की वैल्यू क्या है, 0 है, y की वैल्यू 2 है, तो आंसर -2 आता है। ऐसा सब करने का तो मैं डायरेक्ट करता हूँ ये। तो ठीक है, मैं इक्वेशन लिखा। अभी ये ज़ीरो हो गया। अभी ये दोनों को ज़ीरो करने का है, किसका यूज़ करना पड़ता, इस डायगोनल एलिमेंट का यूज़ करके इसको ज़ीरो करने का है। तो फिर इसकी इक्वेशन लिखना पड़ता। इक्वेशन क्या होती है, क्या बोलते हैं, R1 के अंदर चेंजेस करने वाले अपन, है ना। तो 2 टाइम्स ऑफ R1 -R3, है ना। फिर R2 के अंदर चेंजेस करने वाले अपन 4 टाइम्स ऑफ R2 प्लस
R3, राइट, समझ गया होगा। हाँ ठीक है, चलो तो फिर इसको मैं डायरेक्ट मैट्रिक्स लिखता हूँ। वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो रही है तो मैं डायरेक्ट मैट्रिक्स लिखता हूँ, कैलकुलेटर पर कैलकुलेट कर लेना। तो ठीक है, ये मैट्रिक्स बना आफ्टर परफॉर्मिंग R1 एंड R2 ट्रांसफॉर्मेशन। तो फिर इसके बाद है ना, ये क्या डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हुआ। क्यों? क्योंकि जो भी एलिमेंट्स है वो डायगोनल पर ही प्रेजेंट है। तो फिर इसके अंदर अपन डायरेक्ट एक्स वाई जेड की वैल्यू काट सकते हैं। तो पहला इसका यूज़ करने का -4z इज इक्वल टू -20, तो z की वैल्यू क्या आई 5, है ना, 5 चौक 20। तो फिर इसके बाद इसका यूज़ करने का डायरेक्ट डायगोनल में टेंशन लेने का नहीं है, डायरेक्ट जो भी बीच में वाले एलिमेंट रहते हैं उसको एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करने का। अब ये सेकंड में है तो वाई से मल्टीप्लाई करने का। 4y इज इक्वल टू -36, तो वाई की वैल्यू आई -9। फिर एक्स -4 इज इक्वल टू -28, -4x इज इक्वल टू -28, है ना। डायरेक्ट लिखने का एक्स की वैल्यू मिलती है आप लोगों को 7। तो आप लोग डायरेक्ट इधर से आप लोगों को आंसर मिलता है। तो ये था गॉस जॉर्डन मेथड। इसके अंदर क्या करें अपन, जो भी Ax इज इक्वल टू बी, उसके बाद ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाए, फिर उस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को है ना अपन कन्वर्ट कर रहे हैं डायगोनल मैट्रिक्स में। फिर उसके बाद अपन रो ट्रांसफॉर्मेशन सीखे, उसका यूज़ करके अपन कन्वर्ट करें। तो इसके बाद अपन सीखेंगे येल्यू डीकम्पोजिशन मेथड। येल्यू डीकम्पोजिशन मेथड बोले तो क्या, यल का मतलब क्या, लोअर यूनिट ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इधर है ना यूनिट मैट्रिक्स भी आ रहा और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी आ रहा, और यू का मतलब क्या, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, है ना। तो इसके अंदर है ना सबसे बेसिक स्टेप क्या है, ए इज इक्वल टू जो भी इक्वेशन इसको मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ए और बी मैट्रिक्स बनाते हैं। तो फिर जो ए मैट्रिक्स है उसको अपन लिखते हैं यल डॉट यू। यल और यू का है ना क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यल तो है लोअर यूनिट मैट्रिक्स